नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने 12वीं कक्षा के लिए इतिहास, हिंदी और सिविक्स में कुछ बदलाव किए। दरअसल कोरोना काल के कारण एनसीईआरटी के किए बदलावों को लेकर नई किताबें प्रकाशित नहीं हो पाई थी। अब नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 में इन्हें लागू किया जाएगा। बदलाव के साथ ही नई पुस्तकें भी जल्द उपलब्ध होंगी। 11वीं और 12वीं के विज्ञान, गणित, हिंदी, इतिहास और नागरिक शास्त्र के सिलेबस में कई चैप्टर्स हटाए गए हैं। पाठ्यक्रम में हुआ नया बदलाव देश भर में उन सभी स्कूलों में लागू होगा जहां एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाती हैं। तो चलिए अब जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर बदलाव जो हैं वो किस तरीके से होने जा रहे हैं और क्या क्या बदलाव हैं, ये भी हम आपको आज बताएंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए जो चीजें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए बदलाव किस तरीके से किए गए। जो सिविक्स है उसमें बदलाव किया गया है। अब यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसमें बदलाव देखने को मिला है। खास करके सीबीएसई और यूपी बोर्ड के सिलेबस में ये बदलाव जो हैं वो किए गए हैं। द कोल्ड वॉर एरा को हटा दिया गया है। ये चैप्टर जो हैं वो हटा दिए गए हैं। इसके अलावा जन आंदोलन का उदय, ये जो चैप्टर है उसे भी हटाने का फैसला लिया गया है। ये चैप्टर भी अब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा जन आंदोलन का उदय में कांग्रेस, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ाया जाता था। देखिए जन आंदोलन का जो उदय था उस चैप्टर में क्या क्या था, इन चीजों को हटा दिया गया है। 12वीं के इतिहास से मुगल दरबार, 16वीं और 17वीं सदी के इतिहास को हटा दिया गया है। यानी अब मुगल दरबार के बारे में आपको नहीं पढ़ना होगा। 16वीं और 17वीं सदी के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना होगा। हिंदी की किताब से कई गीत हटाए गए हैं। हिंदी में भी बदलाव किया गया है। लगभग सभी विषयों में बदलाव किए गए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का गीत गाने दो मुझे, इसे हटा दिया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो ये गीत आप पढ़ते थे, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके अलावा विष्णु खरे की कविता सत्य को भी हटाने का फैसला लिया गया है। सत्य जो कविता है वो अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके अलावा इस्लाम का उदय, ये इतिहास में जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसमें इस्लाम का जो उदय चैप्टर है उसे भी हटाने का फैसला लिया गया। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति, इसमें भी बदलाव किया गया है। इन चैप्टर्स में बदलाव किए गए हैं सिलेबस में। अगला जो सेशन होगा उसमें, इसके अलावा संस्कृतियों में टकराव जो सब्जेक्ट है इसमें भी बदलाव किया गया है। इसमें भी चेंजेस किए गए हैं एनसीईआरटी के सिलेबस में। समय की शुरुआत को हटा दिया गया है। इतिहास में जो अभी तक समय की शुरुआत के बारे में आप पढ़ते थे, तो ये तमाम बदलाव जो हैं वो किए गए हैं सिलेबस में। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ नीरज, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। नीरज, अब इस चैप्टर्स को जो बदला गया है उसे अब किस तरीके से देखा जाए? बच्चों पे जो बोझ पहले कहा जाता था कि बहुत ज्यादा है, वो बोझ कम होगा? जी बिल्कुल, देखिए एनसीईआरटी के जो पुस्तकें हैं उसमें इतिहास में कई ऐसी चीज़ें हैं जो फिलहाल हटाई गई हैं। इसमें जो मुगलों का इतिहास है, अवधनामा, औरंगजेब की जो बातें हैं वो सारी चीज़ें हटाई गई हैं। इसके अलावा सीपीआई और जनसंघ की भी तमाम चीज़ें हटाई गई हैं। हमारी आज बात हुई उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से, तो उन्होंने कहा कि ये बदलाव केंद्र की तरफ से हैं और जो छात्रों के लिए बेहतर है, उनका बोझ कम हो और तमाम ऐसी चीज़ें जो अब आउटडेटेड हो गई हैं उसको भी हटाया जा रहा है और नई शिक्षा जो कि आधुनिक है उसको लाने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की तरफ से बदलाव नहीं है, सेंट्रल की तरफ से है। और उत्तर प्रदेश में जो हिंदी की किताब छपती है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। अब इस बदलाव को लेकर देखिए राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जिस तरह से निराला के तमाम जो गीत होते थे जिसको लोग पढ़ते थे वो हटाए गए, उसके पीछे कहीं ना कहीं उन्होंने इसको राजनीतिक रंग दिया है। लेकिन फिलहाल कई चीज़ें हटाई गई हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में हिंदी की किताब छपती है उसमें से कोई भी चीज़ नहीं हटाई है, ये माध्यमिक शिक्षा मंत्री का कहना है।
लेकिन इन सब के बीच अगर नीरज हम आपसे समझना चाहें, सियासत तो होगी, वो तय है कि सियासत होनी है, लेकिन आम उत्तर प्रदेश का वासी क्या कह रहा है? खास करके अगर बच्चों से भी अगर आपने बात की होगी तो उन बच्चों की क्या प्रतिक्रिया है? जो पेरेंट्स हैं वो इस बदलाव को किस तरीके से ले रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए तमाम चीज़ें हटाई गई हैं। अब पेरेंट्स को नई किताबें मिल रही हैं, उसमें पुरानी चीज़ें तो अब जो नए छात्र हैं उन्होंने पहले की चीज़ें नहीं पढ़ी, लिहाजा उनके लिए ये बदलाव की तरह वो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये नई चीज़ है। लेकिन जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको आप अगर देखिए तो तमाम ऐसी इतिहास की चीज़ें हैं जो हमें जाननी भी चाहिए, भले वो बहुत लॉन्ग टर्म में ना हो, उसको शॉर्ट में बताया जा सकता है। अपना इतिहास ज़रूर जानना चाहिए कि पूर्व में भारत का इतिहास क्या था, क्या क्या चीजें हुई। लेकिन अब इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है कि शिक्षा में किस तरह से बदलाव किया जा रहा है और मुगलों के ही पाठ क्यों हटाए गए और तमाम चीजें हैं उनको हटाने चाहिए। तो इन सब बातों को लेकर लगातार राजनीति हो रही है और छात्रों के जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, जो इतिहास है देश का, उस पर किसी भी तरह की राजनीति हो, ये भी ठीक नहीं है। नहीं, इसमें नीरज, जैसे हमने भी, आपने भी जब पढ़ाई की है तो हमें भी कई ऐसे चैप्टर्स थे, उनके बारे में ये लगता था कि ये पढ़ के हम करेंगे क्या, इसका आगे हम यूज कहाँ करेंगे? क्योंकि आज के डेट में जो पढ़ाई हो गई है वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जॉब ओरिएंटेड हो गई है, और इसी की वजह से लोगों का रुझान भी उसी दिशा में जाता है। तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स थे जिसके बारे में लगता था इसे पढ़ के हम करेंगे क्या। तो वो स्थिति भी लोगों की होती है और वो स्थिति बच्चों की भी होती है। तो ऐसे में वो बच्चे इसका वेलकम कर रहे होंगे। जी हाँ बिल्कुल, बच्चे तो वेलकम करेंगे ही, क्योंकि उनकी जो पाठ्यक्रम है वो कम हो रहा है। तमाम ऐसी चीज़ें वाकई जिनका उपयोग उन्हें लगता है कि नहीं होता है, कि अवधनामा या पुरानी चीज़ें क्या उनके आगे आने वाले। ठीक है नीरज, तो ये बहुत बड़ी खबर है, बदलाव किए गए हैं। आप हमारे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, वो अपने दर्शकों को बता दें। यूपी मदरसों पर टीचर भर्ती को लेकर बड़ी खबर है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आयोग करेगा मदरसों के टीचर की नियुक्ति, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, टीटी परीक्षा का भी आयोजन आयोग की तरफ से ही किया जाएगा। ये बड़ी खबर, यूपी मदरसों पर टीचर भर्ती को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आयोग मदरसों के टीचर की नियुक्ति करने वाला है। नीरज हमारे सहयोगी बने हुए। नीरज, इस फैसले को अब किस तरीके से देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मदरसों में शिक्षा दी जा रही थी उसका एक पूरा सर्वे उत्तर प्रदेश में कराया गया था। तमाम तरह की जो कमियां आई उनको इंगित किया गया और पूरे अधिकारियों ने पूरे उत्तर प्रदेश के जो तमाम मदरसे चल रहे हैं उनका पूरा अध्ययन किया था। और उसके बाद आयोग ने ये तय किया कि यहाँ पर जो शिक्षकों की नियुक्ति है वो उनके हिसाब से की जाएगी, यानी कि जो काबिल लोग होंगे उनको मदरसों में शिक्षा के लिए भेजा जाएगा। और मदरसों की किस तरह की स्थिति, करीब 15,000 के आसपास ये मदरसे चल रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, और लाखों छात्र उसमें शिक्षा ले रहे हैं। तो उनकी भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए आयोग अब जो बेहतर शिक्षक होंगे वो उनकी नियुक्ति करेगा और एग्जामिनेशन के आधार पर उनकी नियुक्ति होगी। इस पर भी सियासत हम देखेंगे कि सियासत तो इस पर भी शुरू होगी। हालांकि अभी बयान आए हैं या नहीं, इसके बारे में अगर आप बता पाएं कि विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई या नहीं। जी अभी विपक्ष की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, चूंकि अभी की खबर है, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर इस पर भी राजनीति कहीं ना कहीं होगी जरूर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर आपको बिहार से बता दें, यहां हिंसा प्रभावित इलाकों में सद्भावना यात्रा निकाली गई है। सद्भावना यात्रा में सभी समाज के लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं। बिहार शरीफ में ये सद्भावना यात्रा निकाली गई। बिहार शरीफ में अब धीरे धीरे हालात जो हैं वो सामान्य होते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि अब बिहार शरीफ में सद्भावना यात्रा निकाली गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बच्चे का हाथ टूट गया, दूसरे बच्चे के दांत टूट गए हैं, तो खैर उनको नहीं पता था। आज हम हमारे पार्टी के लोग वहां गए हैं, उन बच्चों को भी लेकर गए, केस रजिस्टर हुआ है और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि अनकरीब में
उन तमाम जो एलिज्ड एक्यूज है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस तरह की घटनाएं how do you see the violence happened in Bengal and the blame game is on? Who is responsible? One side BJP saying that Trinamool leaders are saying that it's BJP. The issue is that this violence has taken place in a procession, and that procession permission was given by the state government of that respective state. So the responsibility lies at the organizers of the procession and also at the doorstep of the state government, because it is the failure of the respective state governments that they had failed in discharging their duty of stopping the violence. And secondly, it is the pre-planned conspiracy of the people who have indulged in violence. So the responsibility lies at both the people. Failure of the state governments, whether it is the West Bengal government, whether it is the Bihar government, and whether it is the mob lynching in Karnataka of Idris Pasha, or in Vadodara also. What was the government doing? In Bihar, in 2016, same communal violence had taken place. Everyone knows that Nalanda is a very communally sensitive area. It is also the home district of the Chief Minister of Bihar. It is a complete failure of the Nitish Tejasvi RJD government that despite having IB reports that a violence can take place, you had completely failed in stopping this violence. Because of their failure, and 100-year-old Madrasa Azizia has been completely burned. More than 4,000 books, including the holy book of Quran, has been burned. And the most unfortunate part is that there is no remorse on the faces of the Chief Minister and the RJD leaders. The Chief Minister was having an iftar party yesterday. He and his coalition partner should have visited Madrasa Azizia. They should have gone and seen that one Masjid Minar that was damaged. They should have announced compensation. They should have announced that so-and-so police officers who were there on duty, who have failed in controlling violence, have been suspended. But no, you're not. आज बिहार शरीफ में सिर्फ सभी दल नहीं बल्कि सभी धर्म संप्रदाय और व्यवसायी लोगों ने, शहर के संभ्रांत नागरिकों ने मिलकर प्रशासन का साथ देकर सद्भावना मार्च निकाला। और ये सद्भावना मार्च से सिर्फ बिहार शरीफ ही नहीं, पूरे बिहार नहीं, पूरे देश को यह संदेश जाएगा कि बिहार शरीफ सूफी संतों की धरती रही है। यहाँ किसी भी तरह का, कोई भी तरह का गलत कार्यक्रम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम सभी नागरिक इस सद्भावना मार्च में प्रशासन के साथ हैं और साथ ही प्रशासन से भी आग्रह करते हैं और यहाँ के लोगों से आग्रह करते हैं कि झूठी अफवाहों पर ध्यान न दें। मैं 3 दिन से लगातार बोल रहा हूँ, कहीं कोई मामला नहीं है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बिहार शरीफ की हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सभी समाज के लोग जो हैं इस सद्भावना यात्रा में शामिल हुए। उसी तरह से हम लोग मिलजुल। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां कांशीराम की विरासत को लेकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी में नई जंग शुरू हो गई है। सपा ने कांशीराम की विरासत पर अपना दावा ठोका तो बीएसपी की बेचैनी बढ़ गई। सपा बसपा में चल रहे टकरार को लेकर हमारे सहयोगी विवेक तिवारी ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की है। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, बसपा के एक समय में बहुत बड़े नेता थे। स्वामी प्रसाद जी, आप तो कांशीराम जी के साथ काम किए हुए हैं, उनकी जो विरासत है उसको लेकर के जो सियासत चल रही है और खासतौर पर बसपा का जो ट्वीट आया है कि समाजवादी पार्टी ने बहुत अपमान किया मानवर कांशीराम का, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो महापुरुष कोई भी हो, वो किसी एक की निजी प्रॉपर्टी नहीं होती है। मानवर कांशीराम जी ने अपनी विरासत सुश्री बहन मायावती जी को सौंपी थी, लेकिन मानवर कांशीराम साहब की कसौटी पर वो खरी नहीं उतरी। नतीजा हुआ कि मानवर कांशीराम जी के न रहने पर आज बसपा की क्या दुर्दशा है, ये किसी से छिपा नहीं है। और जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया कि हम डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया
के विचारों के को लेकर के साथ साथ चलेंगे। और चूंकि नेताजी और मानवर कांशीराम साहब ने 93 में सपा बसपा का गठबंधन किया था, तो इत्तेफाक से आज वो दोनों नेता हमारे बीच में नहीं है, न मानवर कांशीराम जी हैं, न नेता मुलायम सिंह यादव जी हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम सब मिलकर के डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, मानवर कांशीराम जी, नेता मुलायम सिंह यादव जी की सभी नेताओं की इस विरासत को हम सब मिलजुल करके आगे ले जाएंगे, परवान चढ़ाएंगे। कैमरामैन सुंदरम के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया। और एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जुलूस में हथियार लहराने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। सुमित शॉ को हावड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के मुंगेर से उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हावड़ा में जो हिंसा भड़की थी, उसका आरोपी जो कि हथियार लहराने वाला शख्स है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। सुमित शॉ को हावड़ा पुलिस ने बिहार के मुंगेर से गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बिहार के मुंगेर से इस युवक की गिरफ्तारी हुई है जो हथियार लहराता नजर आया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो शख्स है सुमित शॉ जिसकी गिरफ्तारी हुई है और इसे गिरफ्तार किया गया है बिहार के मुंगेर से। तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जो रामनवमी पे हिंसा भड़की थी, आप देखिए ये शख्स आपको हथियार लहराता हुआ नजर आएगा। ये हाथ में हथियार, ये सुमित शॉ नाम का ये युवक जिसे हावड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसकी गिरफ्तारी बिहार के मुंगेर से हुई है। तो ये हाथ में हथियार के साथ इस युवक को आप देख सकते हैं। ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। इसी युवक को गिरफ्तार किया गया है। हावड़ा पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी बिहार के मुंगेर से हुई है। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मभूमि पावन रामचंद्र जी के सभी भक्तों, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मभूमि पावन रामचंद्र जी के सभी भक्तों, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मभूमि पावन रामचंद्र जी के सभी भक्तों, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मभूमि पावन रामचंद्र जी के सभी भक्तों, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हुगली पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया है, अधिकारियों से हालात की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि दंगाइयों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का राज्यपाल ने दौरा किया है और आपको बता दें कि उन्होंने सख्त संदेश भी दिया है कि दंगाइयों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हुगली के दौरे पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है राज्यपाल ने, और राज्यपाल ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। fact finding, data gathering, verification visit. I can assure you that first I will see, analyze, assess, decide, and then there will be action, solid action from the part of all law enforcement agencies. तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हुगली की ये तस्वीरें हैं। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहुंचे थे राज्यपाल। उस वक्त की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और आपको बता दें कि अधिकारियों से हालात की जानकारी ली है। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि जो दंगाई हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए।
तो ये तस्वीरें हुगली की हैं, जहां पे रामनवमी पर हमने देखा कि किस तरीके से हिंसा भड़की और अब वहां पे धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसी बीच प्रदेश के राज्यपाल हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस अधिकारियों से हालात की जानकारी लेते हुए आपको राज्यपाल नजर आएंगे और उसके बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों को यह निर्देशित किया है कि दंगाइयों पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।